मैम ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे आप बता रहे हो, ओमनी वैन में किडनैप करके ले गए, तो जो लोकल पुलिस होती है उस एरिया की, वो कितनी इन्वॉल्व रहती है इस चीज़ में? उनका क्या कनेक्शंस होते हैं? वो नहीं सुनते हैं, मतलब एफआईआर नहीं लिखवाते? सबसे बड़ी बात है, एक टाइम पे बंगाल में ऐसा होता था, अभी तो फिलहाल नहीं है, एक टाइम पे होता था एफआईआर नहीं लिखा जाता था। एक टाइम ह्यूमन किडनैपिंग का? हाँ, उसमें वो लोग क्या करते थे, जीडी एंट्री करते थे, जिसको बोलते हैं जनरल डायरी एंट्री। जीडी एंट्री में लिखेंगे कि आपकी लड़की गायब है, बस। अब उस टाइम पे लोगों को ये पता नहीं था कि एक कॉन्सेप्ट होता है जीरो एफआईआर का। आप सोचिए, नोएडा में एक क्राइम हुआ और लड़की है कलकत्ता की, आप इधर में एक जीरो एफआईआर लिख सकते हो, जीरो एफआईआर बोल के केस दर्ज करवा सकते हो, फिर ट्रांसफ़र कर दो। पर नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। लोगों को कानून नहीं पता, पढ़े लिखे लोगों को भी कानून नहीं पता। आप अनपढ़ लोगों की सोच दीजिए। अब इसमें क्या होता है, देखिए, एक तो पुलिस को नहीं पता होता, दूसरी बात है जो पूरी पुलिस है ना, वो बिजी होती है सिर्फ वीआईपी ड्यूटी करने में। कितनी बार मैं थाने में गई हूँ, अलग अलग थानों में, पुलिस की गलती नहीं है, पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते। थाने में गई हूँ, पुलिस बोलता है आज इनका आज ये अधिकारी इस रास्ते से जाएगा, हमको जाना है मैडम, इस रास्ते से और इस रास्ते से, जो तो जुरिस्डिक्शन है दोनों पुलिस को होना पड़ेगा। कल उन लोगों ने धरना दिया, मैडम हमको जाना है, कल ये वीआईपी का ड्यूटी है। हमारी पुलिस जनता के लिए है ही नहीं। अभी मैं व्हाइटफील्ड की बात बताऊँ, मैंने उसके लिए लिंक्डइन में पोस्ट भी किया था। मैं जनरली, मेरे पास डीसीपी एसीपी सब लोग जानते हैं, तो मैं जब भी किसी थाने में जाती हूँ, जनरली लोग मेरे से बात करते हैं। मैं अपने 2 इंटर्न्स को लेके बैंगलोर में एक थाने में गई, मैंने पुलिस को नहीं बताया मैं जा रही हूँ। मैं जस्ट गई, मुझे बोलने लगे कि कोई अवेलेबल नहीं है। क्यों? कोई अधिकारी आए हुए हैं। मैंने बोला इधर में तो इतना बड़ा करके वीमेन हेल्प डेस्क लिखा है, 2 मिनट बात नहीं कर सकते? नहीं मैडम बात नहीं कर सकते। आप सोचो, अगर इस टाइम पे कोई तस्करी वाली केस आ गई, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। क्योंकि मुद्दा ये है, पहली बात तो ये है कि जो ट्रेनिंग वर्कशॉप जो भी कराते हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ कराते हैं। देखो, आपको बताओ, ये बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ग्राउंड में कौन रहते हैं? अब आपको रास्ते में तो ट्रैफिक में कांस्टेबल ही मिलेगा ना, ट्रैफिक सिग्नल में। अब अगर कांस्टेबल को नहीं पता तो कैसे होगा? ऊपर से पुलिस अंडरपेड है, अंडर स्टाफ्ड है। अगर हज़ारों का काम होगा तो 300-400 पुलिस होगी, उनकी तनख्वाह कम है, उनको काम बहुत कराते हैं, लेडी ऑफिसर्स कम रहती हैं, छुट्टी पे मोस्टली रहती है। तो मुझे लगता है ये ना, ये मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स इशू है ना। एक चीज कनेक्ट है, वो पकड़ नहीं सकते क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम है, हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइज्ड है। इसी रेस्क्यू में ना, मैं आपको बताऊँ, हजारों रेस्क्यू मैंने किए हैं। जब पहले संस्था में थी तो कुछ रेस्क्यू किए थे, उसके बाद मैं अलग अलग जगहों में, मैं बताती नहीं हूँ मैंने कितने रेस्क्यू किए हैं। उस दिन पुलिस ने बताया कि आप इतने हज़ार रेस्क्यू कर चुके हैं, मैंने तो काउंट भी नहीं किया है, क्योंकि मैंने जब पहला संस्था छोड़ा था, उसके बाद मैंने जितने भी रेस्क्यू किए हैं वो मोस्टली मैंने फैक्ट्रीज, स्पाज इनमें किया। और पता है, देखिए, फैक्ट्री स्पास में आपको बड़े नंबर में लोग मिलेंगे, 50, 60, 100 में। अलग अलग फैक्ट्रीज में काम किया है। फिर मैंने फूड इंडस्ट्री में काम किया है, फास्ट फैशन में काम किया है बहुत ज़्यादा। जो हम ये जो ज़ारा है, H&M है, जो ब्रांड्स है, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है। बहुत सारे ब्रांड तस्करी करते हैं, ये लोग नहीं करते हैं तस्करी, ये हायर करते हैं लोग। नहीं, मतलब मुद्दा क्या है, जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री है, मैं किसी एक ब्रांड को नहीं बोलूँगी। फास्ट फैशन इंडस्ट्री में क्या होता है, जो हम कपड़े पहनते हैं ना, थोड़े दिन बाद ही वो ना कपड़ा देखना, वो क्या बोलते हैं, खराब होने लग जाता है। हाँ। तो ये कपड़ा बनता कैसे? केमिकल से। अब इन सब इंडस्ट्री में बच्चों को रखा जाता है। अब बच्चों के, मैं पता है आपको, मैं ऐसे भी डायमंड इंडस्ट्रीज में गई हूँ, मैंने डायमंड पहनना बंद कर दिया। मैं डायमंड पहनती भी नहीं थी। बच्चे डायमंड को पॉलिश करने के लिए घिसते हैं, बच्चों के नाखून नहीं होते डायमंड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी की बात अगर आप बोले, फूड टेक्नोलॉजी में इतना जो प्रोसेस्ड फूड होता है सारे बच्चे करते हैं। आप फूड इंडस्ट्री चले जाओ, क्रैकर फैक्ट्री, हम जो इतना दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे जगह है जहाँ पे क्रैकर फैक्ट्री, शिवकाशी में एक है तमिलनाडु में। इन सब क्रैकर फैक्ट्रीज में क्रैकर कौन बनाते हैं? बच्चे बनाते हैं। तो आप चाहे आप वो क्या बोलते हैं, फूड इंडस्ट्री बोलिए, फास्ट फैशन बोलिए, क्रैकर फैक्ट्री बोलिए, या फिर वो जो ईट भट्टी होती है। अब मैं ईट भट्टी से आई इस बार, 2 लोग थे, पति पत्नी, अंकल आंटी, 8000 ईटा बनाते हैं दिन में, तनख्वाह है 330 रुपये इंक्लूडिंग फूड। 8000 ईट, मेरे पास वीडियो है उनका। और सबसे बड़ी बात है, उनको हर तरह की मतलब स्किन इन्फेक्शंस है, स्कैबीज, स्किन इन्फेक्शन, एक्जिमा सब है, क्योंकि एक एक रूम में 15-15 लोग रहते हैं यार। मतलब इतनी बुरी हालत है। मतलब ये, अब ना इसको मैं मानव तस्करी नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ मॉडर्न स्लेवरी।
मतलब आधुनिक युग का गुलामी। और क्या बताइए आप, खत्म तो हुई नहीं है एक तरीके कुछ नहीं खत्म हुआ है। अभी भी आप जाइए ना, आप देखेंगे ये जो बिंदी फैक्ट्रीज है, जो बिंदी बनाना होता है, कितने बच्चे, बिंदी फैक्ट्री, कांच चूड़ी वाली फैक्ट्री, सब में बच्चे हैं। एक वो आप बता रहे थे ना रिंकल्स के लिए भी लोग वो। हाँ, तो अभी नया ट्रेंड आया है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जब वो बहुत बड़े पैसे वाले लोग जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उनको रिंकल्स, झुर्रियाँ आ जाती है, उनकी स्किन लिफ्टिंग करानी पड़ती है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग कराते हैं। अब वो स्किन ग्राफ्टिंग कराते हैं, उनको तो डायरेक्टली पता नहीं लगता स्किन कहाँ से आ रहा है, बट जनरली वो बच्चे जिनकी तस्करी होती है उनसे स्किन लिया जाता है। अब जो स्किन खरीदते हैं, देखिए उसको नहीं पता होता बहुत टाइम पे। ऑर्गन हार्वेस्टिंग की भी बात बता लीजिए, जैसे जिसको हम बोलते हैं अंगों को निकालना। अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे अंगों को लीगली बोला जाता है, लेकिन आप अगर ऑर्गन ले रहे हो तो आपको क्या पता वो सच में लीगली हो रहा है। हॉस्पिटल, और सोचिए किसी को किडनी चाहिए, उस बंदे को पता है वो लीगली ले रहा है हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल भी लीगली दे रहा है, लेकिन जहाँ से हॉस्पिटल को मिल रहा है उसको क्या पता, क्योंकि किडनी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जिसकी तस्करी होती है, ऑर्गन हार्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, किडनी बहुत हाई लेवल में होती है। आप एक केस बता रहे थे कोविड में होता छोटे बच्चे, तो कोविड में क्या हुआ, अभी देखिए मेरे को तो संस्था खोलना का मन नहीं था, बिकॉज मैं सोच रही थी मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं क्या खोलूँगी। कोविड में मेरे को बहुत खबर मिल रहे थे कि बहुत बच्चों को कोरोना पॉजिटिव बोल के उनके अंगों को, मतलब उनको कोरोना पॉजिटिव बोल के फिर उनको बोला जाता था कि उनका देहांत हो गया, ये बोल के उनके अंगों को बेचा जाता है। अब मेरे पास 30-40 लोग थे, लेकिन वो डर गए, वो सामने नहीं आए। तब मुझे लगा यार मुझे एक संस्था खोलनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले आप कितना भी काम करो ना, नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो रैकेट है ना, देखिए एक टाइम पे ना मैं ऐसी थी ना, कुछ करना है, इसको रोकना है, फिर मैं ज़मीन में आ गई कि रोक नहीं सकते। ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, सीधी बात है, इसको आप रोक नहीं सकते। ड्रग्स एक बार बिकता है, आर्म्स एक बार बिकता है, इंसान 1000 बार बिकते हैं। मैंने ऐसे भी लड़कियों को निकाले 15-15 बार बिकी है, 15-15 मैम बार। आपने सारी इंडस्ट्री तो बता दी, करप्ट है, फूड, क्लोथिंग, सब में क्रैकर्स में, ईंट की भट्टी में, मतलब लैग पूरी कंट्री में एक्सप्लॉइटेशन हर हर जगह चीज। में। ये आप तो थे ना, हम जो जिस तरह की नौकरी करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, मीडिया इंडस्ट्री, कुछ भी इंडस्ट्री ले रहे, आप ट्रैफिकिंग को मत जोड़िए। किस लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्क होता है हमारा, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, बट जनरली क्या होता है, अनपेड लेबर जिसको हम बोलते हैं। आप काम करते जाओ, आपको उस तरह का सैलरी तो तोड़ की बात है, इंसानियत भी नहीं मिलती। एक आप केस बता रहे थे कि टनल से आपने लड़कियां रेस्क्यू की थी, उसकी क्या स्टोरी है? तो क्या हुआ था, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आया था कि एक बंगाल की एक लड़की गायब है। हमने क्या किया, हमने इन्फॉर्मर भेजा, हमको पता लगा लड़की गायब है, फिर हम गए, फिर हमने उस लड़की को जीबी रोड में गए, 3rd फ्लोर में गए कोठा के, और फिर उसको क्या बोलते हैं, वो ढूंढे, नहीं मिली। फिर अंदर से आवाज़ें आ रही थी। हमने क्या किया, मैंने नहीं, पुलिस सर ने हैमर से तोड़ना शुरू किया। तोड़ते अंदर से लैच निकला, 8 लड़कियां निकली। मतलब आप सोचिए, और एक के ऊपर लड़कियां लदी पड़ी थी। लड़कियों को कैसे टनल में रखते हैं, आपको लगेगा ना, आपको लगेगा ये क्या है, ये है वॉल हैंगिंग। आप विश्वास नहीं करेंगे, इसके पीछे लड़कियां होगी। इतने अच्छे से ये लोग क्राइम पेट्रोल में दिखाते, इतने अच्छे से ये लोग वालों को ऐसे पेंट से मार देते ना, आपको समझ ही नहीं आएगा। मगर आपका दिमाग, मतलब आप दिमाग नहीं चलाएंगे ना, तो आपको लड़कियां कभी नहीं मिलेगी। बाहर लड़कियों को क्यों रखेंगे, जबरन में रख रहे हैं। मैम जो ये कोठे की मालकिन होती है, क्या ये अरेस्ट होती है जब आप रेस्क्यू करते हो? हाँ। क्या वहाँ से लोग अरेस्ट होते हैं? वहाँ से लोग अरेस्ट होते हैं। कोटा मालकिन तो डेफिनेटली अरेस्ट होती है, जब लड़की अगर उसके पास मिल गई तो। लोग कस्टमर्स को जनरली, क्योंकि पुलिस जब भी जाती है, कस्टमर्स अफड़ा तफड़ी में भागते हैं, तो आप कस्टमर्स को तो अरेस्ट नहीं कर सकते, मतलब या करना चाहे तो भी नहीं हो सकता, लेकिन कोठा मालकिन डेफिनेटली अरेस्ट होती है। और क्या जो कोठे के ओनर्स होते हैं, जो आई एम श्योर हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, क्योंकि भाई इतना तुम्हें पावर चाहिए, और तो क्या वो उन्हें छुड़ाते नहीं, या क्या आपको धमकी या पुलिस को वो नहीं आता है कि भाई छोड़ो, या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि अरेस्ट होके कोई छूट गया हो दोबारा? बहुत ज़्यादा, बहुत छूट है। ये दबाव की वजह से नहीं, केस ढीला पड़ने की वजह से। वो लोग सिचुएशन ही ऐसा बना देते कि केस ढीला पड़ जाता है। अच्छा। अब बार बार कोर्ट में बुलाना। आप सोचिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैं 2013 में मैंने एक 4 महीने की बच्ची को रेस्क्यू किया था। ये बहुत बड़ा केस, बहुत बड़ा केस था ये एक साउथ दिल्ली में एक थाना है, उनके साथ कोलैबोरेशन में मैं बहुत दिन से ट्रेल लगा रही थी।
ये लड़की नोएडा में ही किसी हॉस्पिटल है, वो न्यूज़ में भी बहुत आया था, जीवन ज्योति नर्सिंग होम करके एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे ये लोग बच्चों को मिडिल ईस्ट भेजते थे, छोटे बच्चों को। तो मैं बनी थी नौकरानी, शेख की नौकरानी बन के हमने एक ब्रीफ केस में इतने लाख रुपए के नीचे चिप लगा के लड़की को निकाली थी, वो बच्ची को। मैम एक बार डिटेल में बताओ इसके बारे में। तो बेसिकली मेरे पास बहुत दिन से इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि ऐसे कुछ इलीगल बच्चों को विदेश में बेचा जा रहा है। तो मैं बहुत दिन से परस्यू कर रही थी, पुलिस वालों से भी बात हुई, फाइनली हमने चलो रेड मारते हैं। फिर पता चला, फिर अब तो देखो मैं शेख की बीवी या शेख तो बन नहीं सकती, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैं उनके नौकरानी जैसे बन के ड्रेसअप होके गई वहाँ पे। एक हमने कैसे पकड़ेंगे, एक बंडल ऑफ नोट, मतलब एक ब्रीफ केस में बहुत लाख रुपए का पैसा, उसके नीचे चिप लगा के जैसे तैसे करके वो डॉक्टर नहीं था, वो कंपाउंडर था, और नर्स को पकड़ा। बहुत बच्चे बेचे इन्होंने, ये तो न्यूज़पेपर में, ऑल ओवर न्यूज़पेपर आया था। न्यू बॉर्न्स बेचते थे। हाँ, वो छोटे न्यू बॉर्न्स, मतलब 4-5 महीने के, पता नहीं किस लिए बेचते थे। फिर मैंने क्या किया, उनसे बहुत बातें की। वो बच्ची मेरे पास 2 दिन थी, बच्ची को देने के टाइम पे मैं बहुत रोई, मतलब जनरली मेरा इतना अटैचमेंट नहीं होता इतना रेस्क्यू करने के बाद। आज 2013 है, 10 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो उस केस में। एक केस ऐसा था, ये जो नोएडा में मैंने जितने भी रेस्क्यू किए थे, जो प्लेसमेंट एजेंसी थे, जो प्लेसमेंट एजेंट है उसके 5 बीवियाँ, एक नेपाल, एक बंगाल, एक झारखंड, एक असम। वो जिस गांव से लड़की है उसी गांव से लड़की आ रही है काम के लिए, समझ रहे हो आप? वहाँ सेट कर लिया हाँ, उसने मतलब उनको। और पता है लोग क्या करते हैं, जैसे मैं सोचो मैं एक गांव की हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, मैं नहीं डीलिंग करूँगी, क्योंकि मेरे बारे में पता लग गया तो डीलिंग कैसे होगा। पर ऐसे ही तो आती है, वरना दिल्ली में बैठा हुआ इंसान, उसको अब कैसे पता कि असम में या बंगाल में किसी के घर में चावल नहीं है? वो लोग तो गांव के ही हैं, सीधी बात है। तो ये मुद्दा ये है कि लोग बहुत मॉनिटर करते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, स्पेशली गरीब जगह में। और सबसे बड़ी बात है, ट्रैफिकिंग उनकी होती है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जिनके पास कोई नहीं है, जिनके पास फाइट करने के लिए कोई नहीं है। तो ये बहुत मैम ये वाइस वर्सा भी होता है, जितना अभी तक हमने बात करी है बंगाल से यहाँ या गांव से यहाँ, वाइस वर्सा भी होता है, शहरों से इंटरनेशनल का भी पता चला आपको? हाँ, बाहर बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने रिसेंटली एक लड़की को मैंने रेस्क्यू किया था, बांग्लादेश की थी, बहुत बांग्लादेश की लड़कियों को मैंने रेस्क्यू किया। उसका भी यही है, फेसबुक से प्यार हुआ, बॉर्डर से आ गई इलीगली, बॉर्डर क्रॉस की, फिर 2 दिन लगा के साउथ में एक जगह में आई। अब जिसके साथ आई उसने साउथ में एक रेड लाइट एरिया में इसको बेच दिया, और अभी मैं उसको घर भेज, पता है क्यों नहीं पा रही हूँ, पासपोर्ट नहीं है, इलीगली आई है ना। वो भी तो बहुत हो रहा था, पहले सुनने में आ रहा था कि इंडिया से लड़कियां दुबई भेजी जा रही हैं, अभी भी जा रही है। मूवीज भी बनी है इस पे। देखो एक जगह मुझे अभी भी याद है, नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली हरियाणा के आसपास, हरियाणा में नहीं, हरियाणा के आसपास कहीं पे होता है, कौन सा स्टेट का मुझे एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगी, वहाँ पे मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम की लड़कियों को लाया जाता था, ग्रूमिंग किया जाता था, स्किन लिफ्ट किया जाता था, स्किन टाइटनिंग किया जाता, और उनको इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाता एज मलेशियन कोरियंस। अगर एक लड़की मणिपुर की हो 50,000 मिलेगा, मलेशियन कोरियन होगी तो 50 लाख, मतलब 5 लाख मिलेगा। ये प्रॉपर होता था, अभी भी होता है। आप कितने भी स्पास में चले जाओ ना, आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ दिखेगी।